पहला क्लासिफिकेशन कैसी टाइप्स ऑफ, ऑन क्या बेसिस पे पढ़ा? सर होल्डिंग और सब्सिडरी। चल मान लेते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, जिसमें एक तो था होल्डिंग और सब्सिडियरी और एक था एसोसिएट कंपनीज, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। इसमें एक पढ़ा था अपन ने प्राइवेट कंपनी, एक पढ़ा था पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में 7 और नो लिमिट, प्राइवेट कंपनी में 2 और 200, दो एक्सेप्ट ओपीसी, क्योंकि ओपीसी में तो केवल एक ही आएगा। फिर प्राइवेट में अपन ने फर्दर कि सर एक तो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी जिसमें 2 और 200, एक ओपीसी जिसमें एक, और एक होती है स्मॉल कंपनी। ये तीन चीजें पढ़ी थी अपन ने। नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, यस सर। टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। तीसरा क्या पढ़ लिया अपन ने? टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी किसकी? लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो इसमें क्या क्या पढ़ा था अपन ने कि सर एक तो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, एक है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। लिमिटेड लाइबिलिटी में फिर दो चीजें पढ़ ली थी कि सर लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। सब याद आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कब होती है? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सर गारंटी वाला अमाउंट कब मंगाया जा सकता है? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। गारंटी कंपनी में एक केस पढ़ाया था कि इसमें मेंबरशिप ट्रांसफर करना उतना नॉर्मल नहीं है जितना कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में है। क्या नाम था? नरेंद्र कुमार वर्सेस सरोज मालू। यस। तो ये सब टकाटक टिप्स पे होना चाहिए, ध्यान रखना, टकाटक टिप्स पे होना चाहिए। आज हम चालू कर रहे हैं चौथा क्लासिफिकेशन। आज हम चालू कर रहे हैं फोर्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। सर क्या है? यही है, ये देख लो। टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कि सर कैपिटल की एक्सेस जिनको मिलती है और किन्हीं को नहीं मिलती है, उस हिसाब से लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। एक्सेस टू कैपिटल। अब मेरी बात सुनो। अपन ने सब जने वीडियो ऑन करेंगे, कोई भी है ना वीडियो बंद नहीं रखेगा, ठीक है। किसी को है ना यदि इंटरनेट पैक कम पड़ रहा है ना तो मेरे को बोल देना, मैं रिचार्ज करा दूंगा, ठीक है। मैं कैसे कराऊंगा दैट इज अ सेपरेट थिंग। चलो। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, दक्ष अग्रवाल, जिया, प्रशा, अपने अपने वीडियो ऑन करिए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। सर अभी तक मैंने आपको एक बात बताई थी कि सर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, सर क्या प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशूइंग प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस इशू करने का मतलब होता है इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब टू आवर शेयर्स। यस, प्रोस्पेक्टस इशू करने का मतलब ही यही होता है ना कि हम पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं, आइए हमारे कंपनी के शेयर लीजिए हम, और हमको पैसा दीजिए। तो सर पब्लिक को कैसी कंपनी इनवाइट कर सकती है अपने शेयर्स या कोई भी सिक्योरिटी इशू सब्सक्राइब करने के? सर ओनली पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट पब्लिक, यानी ओनली पब्लिक कंपनी कैन इशू प्रोस्पेक्टस। यस, गॉट द पॉइंट। प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज। नंबर वन बात। चलो ये बात तो क्लियर हो गई। अब सर आप लोग बैठे हो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल में, आप लोग बैठे हो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में, जहां पैसा इतना ज्यादा बहता है बोल रहा हूं, बहता है कि सर दो आरओसीज बनाने पड़ गए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बनानी पड़ गई आपके स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। पता है आपको ये बात? वैसे स्कीम क्या होती है आरओसी की? सर इंडिया में एक स्टेट में एक आरओसी की जनरल स्कीम होती है कि सर हर स्टेट का एक आरओसी रख देते हैं, उस स्टेट में
जो भी कंपनी रजिस्टर होंगी वो उस आरओसी के पास में होंगी, ठीक है। यानी राजस्थान में एक हो जाएगा, एमपी में एक हो जाएगा, गुजरात में एक हो जाएगा, ठीक है सर। लेकिन सर इसके इतर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर एक स्टेट में दो आरओसी है, इतना ज्यादा काम है कि वहां दो आरओसीज बनाने पड़ गए। जैसे कि आपका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सर यहाँ पर मुंबई के लिए अलग आरओसी रखा गया है और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए अलग से एक आरओसी रखा गया है। पता है ये बात आपको? मुंबई में एक आरओसी बैठता है, इतनी डेली बेसिस पे कंपनीज का काम रहता है यहाँ पर कि मुंबई के लिए एक आरओसी। तो तुम लोग ब्लेस्ड हो कि तुम फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया में बैठे हो। इसके इतर सर कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो इतने छोटे छोटे हैं जहाँ इतना ज्यादा काम नहीं है एक आरओसी अपॉइंट किया जाए, तो वहां पर दो स्टेट में मिलके एक आरओसी अपॉइंट किया जाता है, जैसे कि स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। दोनों छोटे छोटे स्टेट्स हैं, यस सर। तो सर पंजाब और हरियाणा के लिए एक कॉमन आरओसी रख दिया कि ये दोनों स्टेट्स का काम ये एक सिंगल आरओसी देख लेगा, इतना ज्यादा काम नहीं है। तो सर जनरल क्या है, एक स्टेट में एक आरओसी। कुछ स्टेट्स ऐसे जहां पर एक स्टेट में दो आरओसी, कुछ स्टेट्स ऐसे जहां पर दो स्टेट मिला के एक आरओसी। जनरल आरओसी का काम समझ में आ गया, मतलब स्कीम समझ में आ गई कैसे होता है? हाँ सर, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया है रे, इसलिए इतनी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये स्कीम मोटा मोटा चलता है, ठीक है सर। अब सर प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज ऑफर नहीं कर सकती, ओनली पब्लिक कंपनी कर सकती है, यस सर। केवल पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, यस सर। सर क्यों तुम्हारी मुंबई का नाम लिया मैंने? इसलिए लिया क्योंकि जो अपने अच्छे स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि बीएससी एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये कहाँ पर है इनके ऑफिसेज की? सर इनके ऑफिसेज मुंबई में है, ठीक है सर। अब सर बीएससी और एनएससी पे मान लो एक कंपनी है रिलायंस लिमिटेड, ठीक है, दूसरी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, टीसीएस लिमिटेड। सर नाम से ही पता पड़ रहा है दोनों पब्लिक कंपनीज हैं, यस सर। क्योंकि इनमें बीच में वर्ड क्या रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है या टीसीएस प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है? नहीं सर, प्राइवेट वर्ड गायब हो गया। इसका क्या मतलब हो गया कि सर ये पब्लिक कंपनीज हैं, ठीक है। तो सर अब सर मुझे ये बात बताओ, कुछ ऐसी भी तो कंपनी होती होंगी, जश शाह लिमिटेड, ठीक है, कुछ ऐसी भी तो कंपनीज होती होंगी, एक्स वाई जेड लिमिटेड, मतलब एक जस्ट एक नाम के लिए ले रहा हूं सर। इनमें से ये दो कंपनीज जो हैं ये किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, जैसे कि बीएससी और एनएससी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, जैसे कि बीएससी और एनएससी। अभी एक बात ये समझ के चलो कि सर ये दो तो कंपनीज, ये दो पब्लिक कंपनीज लिस्टेड हैं किसी स्टॉक एक्सचेंज पे, जबकि ये नीचे वाली दो पब्लिक कंपनीज ये भी पब्लिक ही है ना? क्या इनमें वर्ड प्राइवेट आ रहा है यहाँ पर? नहीं सर, प्राइवेट नहीं आ रहा है। तो ये कैसी कंपनीज हुई रे? सर ये पब्लिक कंपनीज हुई, ठीक है। तो क्या ये दो पब्लिक कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज बीएससी और एनएससी पे लिस्टेड है? नहीं सर, ये दो कंपनीज बीएससी और एनएससी पे लिस्टेड नहीं है। तो इन चार कंपनीज के एग्जाम्पल से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं बेटा? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि सर पब्लिक कंपनीज ऐसी होती हैं, कुछ पब्लिक कंपनीज लिस्टेड होती हैं बीएससी और एनएससी पे, कुछ पब्लिक कंपनीज लिस्ट अनलिस्टेड होती हैं जो कि लिस्ट नहीं है। बात समझ में आ गई? बच्चों के मन में क्या होता है कि सर हर पब्लिक कंपनी तो लिस्टेड ही होगी। नहीं सर, ये कोई जरूरी नहीं है कि पब्लिक कंपनी अपने आप को बीएससी और एनएससी पे लिस्ट कराई कराए। इंडिया की हर पब्लिक कंपनी खुद को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराए, ये कोई जरूरी नहीं है। क्या ये पहला मिसनोमर, पहली क्लैरिफिकेशन मिल गया दिमाग में कि हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं होती है? कुछ ही लिस्टेड होती हैं, कुछ लिस्टेड नहीं होती हैं। पहली बात क्लैरिटी से दिमाग में घुस गई? बोलो यस और नो, बोलो। अरे सबके घुस गई या नहीं घुस गई? हाँ या ना? खाना खा के बैठे हो ना 2 बजे या नहीं बैठे हो? नितुष खाना खा के बैठे हैं? हाँ सर, तो आवाज आनी चाहिए जोर से।
हाँ सर समझ में आ गया। विदुष कह रहा है सर मैंने तो खाया भी नहीं है, फालतू ही आप खाना भी खिला दिया और आवाज भी लगवा रहे हो। ठीक है चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो सर अब थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं कि सर पब्लिक कंपनीज ही पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज ऑफर कर सकती हैं, क्योंकि पब्लिक कंपनीज ही तो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती हैं। यस सर, इतनी क्लैरिटी तो हमको मिल गई। सेकेंड क्लैरिटी हमको ये मिल गई कि सारी पब्लिक कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होती हैं, कुछ लिस्टेड होती है कुछ लिस्टेड नहीं होती। क्या ये दूसरी क्लैरिटी भी मिल गई? यस सर। तीसरी क्लैरिटी सर, कोई कंपनी कोई पब्लिक कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट क्यों कराती है बेटा? स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराने का कारण क्या है बताओ। मान लो XYZ लिमिटेड ने नहीं कराया, लेकिन रिलायंस लिमिटेड ने खुद को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा दिया। व्हाट इज द रीजन? मैं क्यों स्टॉक एक्सचेंज पे खुद को लिस्ट कराऊं? सर जब मैं अपने शेयर्स इशू कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना है ना आईपीओ होता है। आईपीओ नाम सुना है ना कि सर कंपनी का आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग सुना है? पापा सबके एप्लीकेशन भरते होंगे ऑनलाइन बैठ के आजकल ऐप पे। यहाँ इस आईपीओ में अपन अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं, क्या पता शेयर्स अलॉट हो जाएं। ठीक है। तो सर कुछ कंपनीज का आईपीओ आ रहा होता है, उसका मतलब ही यही है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का, कि वो आपको पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर रही हैं, नंबर वन। प्लस उन्होंने पीछे अरेंजमेंट कर रखा है स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ में कि उनके शेयर्स बीएससी एनएससी जो भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ में अरेंजमेंट कर रखा है उन पे लिस्ट भी हो जाएंगे। तो उससे क्या फायदा होगा? उससे दो फायदे होंगे। एक तो आप लोगों ने आईपीओ में एप्लीकेशन लगाई, शेयर्स मिल गए, तो सर आप कंपनी को एक्सेस टू कैपिटल तो दे ही रहे हो, दे रहे हो या नहीं दे रहे हो सर? उनको पैसा दे रहे हो ना काम करने के लिए उनके शेयर्स खरीद के। यस सर। तो सर पहला फायदा तो उनको ये हो गया जो कि एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी को भी होता है। दूसरा फायदा जो अपने आप को लिस्ट कराने पे होता है कि सर आपकी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बहुत अच्छे से सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो उनकी वैल्यू बन जाती है। सेकेंडरी मार्केट का मतलब है एक बार कंपनी ने शेयर्स आपको इशू कर दिए प्राइमरी मार्केट में, तो सेकेंडरी मार्केट में वो शेयर्स हैंड्स चेंज करते हैं। दक्ष अग्रवाल को मिले आईपीओ में शेयर्स, तो दक्ष अग्रवाल जिया वोरा को बेच के निकल गया। जिया वोरा को भी पता है मैं जिस दिन चाहूं मार्केट में बीएससी एनएससी पे अपने शेयर्स बेच के निकल सकती हूँ। तो सर क्या लिक्विडिटी एस्पेक्ट अच्छा हो जाता है लिस्टेड कंपनी का या नहीं? बताओ फटाफट हाथ। शेयर्स बेच सकते हो ना, जबकि नॉर्मल पब्लिक कंपनी के कहाँ शेयर्स खरीदोगे, कहाँ बेचोगे? उस कंपनी के पास जाके ही खरीदने पड़ेंगे, उस कंपनी के पास जाके ही बेचने पड़ेंगे। क्या ये फर्क समझ में आया लिस्ट होने का फायदा? कि सर एक्सेस टू कैपिटल तो जबरदस्त मिलता ही है, बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग एप्लीकेशन लगाते हैं। ठीक है। दूसरा फायदा लिक्विडिटी ऑफ द शेयर्स, जब चाहो तब बेच सकते हो। गए स्टॉक एक्सचेंज पे बेचा, मतलब ऑनलाइन अपने बोल्ट पे गए, जो शेयर्स रिलायंस के थे बेच दिए, जिसको खरीदने थे खरीद लिए। लिक्विडिटी एस्पेक्ट। क्या ये दो फायदे समझ में आए आपको लिस्टिंग होने के? जो कंपनी लिस्टेड होती है उसको ये फायदे मिलते हैं, और जो कंपनी लिस्ट नहीं होती है वो अनलिस्टेड कंपनी है। बस यही तो था इसमें, टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल में लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। क्या ये मोटा मोटा समझ में आ गया? बोलो यस और नो। मोटा मोटा समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब आगे देखिए, आगे देखो सर। रिलायंस लिमिटेड ने अपने आप, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक्चुअली पूरा नाम क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सर इसने अपने आप को एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराया। कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे? मान लो दोनों पे लिस्ट करा दिए सर, बीएससी और एनएससी दोनों पे। ठीक है सर। सर ये स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, इट शुड बी अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इट शुड बी अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये मैं जो बोल रहा हूं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज्ड बाय whom? Recognized by
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, रिकॉग्नाइज्ड बाय सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सर इंडिया में बहुत सारे रेगुलेटर हैं। जब अपन एक अपना एक चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करके, पहला ही चैप्टर है, वो मैं लास्ट में इसलिए करूंगा क्योंकि ये पूरा घोटने का है। घोटने का मतलब होता है ना, कुछ टॉपिक्स होते हैं समझने के, कुछ टॉपिक्स होते हैं याद करने के, तो ये पूरा याद करने का है, ठीक है, इसलिए लास्ट में करूंगा। तो सर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में इंडिया में कुछ रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे कि आरबीआई का नाम सुना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे कि आईआरडीए। ठीक है, अभी बताता हूं आरबीआई किसका रेगुलेटर है, कि सर आरबीआई बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है। यस, बैंकिंग सेक्टर प्लस मनी मार्केट, इन दो चीजों का रेगुलेटर है। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ वर्ड रेगुलेटर क्या होता है। रेगुलेटर वो जो आपकी, आप एक पर्टिकुलर मार्केट या एक पर्टिकुलर चीज एस्पेक्ट को रेगुलेट करता है, उसकी स्पीड को कम ज्यादा करता है। आप लोग के सबके घर में फैन लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं ना। यस सर, पंखे लगे हुए हैं ना। पंख जस्ट शाह चेक कर रहा है मेरे ऊपर पंखा है या नहीं है, ठीक है। तो होते हैं भाई, जस्ट शाह को शक हो रहा होगा पता नहीं पंखा चलाया या नहीं चलाया, ठीक है। तो उस पंखे की स्पीड को अपन जब रेगुलेट करना होता है, कंट्रोल करना होता है, तो रेगुलेटर से स्पीड 1 to 4, 1 to 5 के बीच में वेरिएंस कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं। तो रेगुलेटर ने जो स्पीड रखी हुई है, पंखा उसी स्पीड पे काम कर पाता है ना। रेगुलेटर ने 5 रखी हुई है तो वो फुल स्पीड पे काम कर सकता है, रेगुलेटर ने 1 रखी हुई है तो वो सबसे कम स्पीड पे काम करेगा। तो सर रेगुलेटर का काम क्या है, किसी पर्टिकुलर मार्केट या चीज को रेगुलेट करना। आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। जब आरबीआई चाहता है बैंकिंग सेक्टर फुल स्पीड से दौड़े, तो वो वैसी पॉलिसीज लेके आता है। जब आरबीआई चाहता है कि नहीं, मार्केट में बैंकिंग सेक्टर को अभी थोड़ा धीमे चलना चाहिए, तो वो उस तरीके से रेगुलेट कर लेता है। आप लोगों ने सुना है सीआरआर एसएलआर करके कुछ चीजें सुनी है इकोनॉमिक्स में। सीआरआर रेट, एसएलआर रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यस, सुना है या नहीं सुना है इकोनॉमिक्स में। प्रिया मिस से पूछना, वो समझा देगी आपको। तो आरबीआई को इनको तेज धीमे करना होता है ना बैंक्स को, तो सीआरआर और एसएलआर रेट बढ़ा या घटा के कर देता है। ठीक है, ये टूल्स हैं उसके पास में बैंकिंग सेक्टर को की स्पीड को रेगुलेट करने के। ठीक है, चलिए। तो आरबीआई बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है। सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने का काम करता है। कैपिटल मार्केट मींस कि सर जो कंपनीज अपने शेयर्स इशू करती हैं और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हैं, उन और कैपिटल लेती हैं लोगों से, तो उनको रेगुलेट करने का काम करता है। समझ में आ गया? यस सर। आईआरडीए क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये तीसरे तरीके का रेगुलेटर है। नाम से ही समझ में आ गया, इंश्योरेंस सेक्टर में जो भी काम हो रहा है, जो भी कंपनीज काम कर रही हैं, उन सबको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? सर आईआरडीए करेगा। बात समझ में आ गई? तो बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं अपने पास में। अपने को अभी किससे काम है? सर सेबी से काम है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से काम है। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि सर कोई कंपनी अपने आप को कैपिटल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा के कैपिटल ले रही है, तो सर उसको कौन रेगुलेट करेगा? उस पूरे एस्पेक्ट को सर सेबी गवर्न करेगा। ठीक है सर, आ जाओ वापस। सर तो जब कोई कंपनी, कैसी कंपनी की सर, पब्लिक कंपनी अपने अपनी कोई सिक्योरिटीज इशू करती है और अपने आप को किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करती है। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉग्नाइज्ड बाय whom? रिकॉग्नाइज्ड बाय सेबी, बिकॉज सेबी इस मार्केट को रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट को। तो सर अपनी सिक्योरिटी को किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करती है। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब समझ में आ गया कि सर सेबी के द्वारा वो रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि हाँ ये प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज है, इसको मैं लाइसेंस देता हूँ, ये प्रॉपर इसके पास में स्टॉक एक्सचेंज रन करने का लाइसेंस है। यदि ऐसा नहीं होता
सेबी के द्वारा रिकॉग्निशन की प्रथा नहीं होती तो पता है क्या प्रॉब्लम होती सर? फिर है ना, अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो कि चलते हैं मार्केट में, हाँ ध्यान रखना, अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लोग अपना धंधा चालू कर लेते। जश जश शाह खोल लेता जश स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जिया खोल लेती जिया स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सेबी से तो कोई परमिशन ली नहीं इन्होंने, लोगों को सबको बोलते आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रिलायंस का शेयर 500 रुपए में एक, 500 रुपए में एक, इधर बायर खड़ा रहता इधर सेलर खड़ा रहता, दोनों को मिलवा देते, दोनों का सेटलमेंट करवा देते, बीच में खूब मोटी रकम कमा लेते। पर क्या ये सेबी से रिकॉग्नाइज्ड है? नहीं सर, ये तो ऐसा डब्बा डब्बा स्टॉक एक्सचेंज चल रहे हैं। डब्बा स्टॉक एक्सचेंज समझते हो? कल को मान लो पर्सन नंबर 1 ने पर्सन नंबर 2 को यहाँ पर अपना स्टॉक बेचा, लेकिन पर्सन नंबर 2 ने पर्सन नंबर 1 को पैसा ही नहीं दिया, तो क्या आप जज शाह उसको कोई पनिश कर सकता है? नहीं सर, कोई कोई कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पर कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई सिस्टम्स नहीं है, केवल डब्बा गेम चल रहे हैं यहाँ पर। तो सर क्या हमें अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में डील करना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ गई? सेफर कौन सा है सर? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। रिकॉग्नाइज कौन करता है? कि सर सेबी करता है। कि सर इन दो कुछ एग्जांपल्स देखो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के, कि सर दो तो आप सबको ही ध्यान है, बीएससी और एनएससी। इसके अलावा बहुत सारे हैं। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज, ये सब भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। बस बात इतनी सी है कि जब से कंप्यूटराइजेशन हुआ है ना, अपन ऐप पे खोल खेलते हैं, बेच लेते हैं, खरीद लेते हैं, तब से इनकी पूछ बंद हो गई है। मतलब ये इतने चलन में ही नहीं रहे, हमें कुछ ज्यादा काम धंधा होता नहीं है, पर ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस है। क्या ये भी समझ में आ गया? यस सर। अभी तक की कहानी समझ में आ रही है या नहीं, बोलो यस और नो। रिचा, सर समझ में तो आ रही है पर बोरिंग बहुत लग रही है। ऐसा कुछ है? हाँ सर, देखो कितने बेशरम लोग हैं कि मुंह पे ही बोल देते हैं हाँ सर, बहुत बोरिंग लग रही है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। जबकि तुम्हारा टीचर तुम्हारे लिए इतने पेन ले रहा है, ठीक है चलो, मैं भी बुरा नहीं मानता हूँ। हाँ आ जाओ नेक्स्ट। तो सर अब रिलायंस कंपनी, रिलायंस लिमिटेड या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो भी नाम है, सर वो अपना आईपीओ लेके आती है, और जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे बीएससी चाहे एनएससी चाहे दोनों, उस पे खुद को लिस्ट करवाती है। उससे उसको दो फायदे मिलते हैं। एक तो एक्सेस टू कैपिटल अच्छा खासा मिल जाता है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो एक्सेस टू कैपिटल मिल जाता है, दूसरा लिक्विडिटी एस्पेक्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। मतलब शेयर्स को ट्रांसफर करना हुआ तो वो बहुत इजी है शेयर्स को बेचना, ठीक है सर। अब सर लिस्टेड कंपनी को लिस्टेड कंपनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर वो लिस्ट होने के लिए जो भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, फॉर एग्जांपल बीएससी या एनएससी या कोई दूसरा स्टॉक एक्सचेंज, उसके साथ में एक लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन करती है। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के साथ में एक इसका कॉन्ट्रैक्ट या लिस्टिंग एग्रीमेंट बनता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में हर पार्टी की कुछ राइट्स और कुछ ड्यूटीज होती हैं। हर पार्टी की कुछ राइट्स और कुछ ड्यूटीज होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, रिलायंस ने एनएससी के साथ में लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन किया, तो अब इस लिस्टिंग एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा? हर साल वो एनएससी को कुछ फीस पे करेगा अपने आप को लिस्ट कराने के लिए। तो सर ये तो हो गई इसकी ड्यूटी, और इसका राइट हो गया या नहीं हो गया वो फीस लेना? इसकी ड्यूटी हो गई वो फीस देना। यस सर। सर एनएससी ने रिलायंस को बोला जब भी तेरी कंपनी में कोई मेजर चेंज हो, कोई डायरेक्टर चेंज हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तू मेरे को प्रॉपरली इन्फॉर्म करेगा और मैं उसे अपनी वेबसाइट पे अपडेट करूंगा। तो सर ये जानकारी लेना हो गया इसका राइट, और इसकी ड्यूटी हो गया या नहीं होगा? यस सर। तो सर हर इस तरीके से लिस्टिंग एग्रीमेंट बहुत लंबा चौड़ा होता है। हमें क्या याद रखना है, कोई कंपनी को लिस्टेड कंपनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है उसके साथ में एक लिस्टिंग एग्रीमेंट भी साइन करता है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर।
जितना समझाने का था जो इसमें था उससे 10-20